Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So, dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? और हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसमें हम एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको नामियाती जो है आप काश्तकारी भी कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़े। तो सबसे पहले क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, तो हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले हमने उनको डिफरेंशिएट किया। फिर सेकंड लेक्चर में हमने जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, यानी कि किस तरीके से आप जैसे खाना नहीं बनाते, मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी थी कि आप पहले उसके इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर एक प्रोसेस से आपका खाना गुजरता है, यानी कि जिसको आप कुकिंग कहते हैं, है ना, और फिर उसके बाद उसका आउटपुट जो है वो क्या होता है, जिसको आप खाते हैं। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर के भी हमने जो तीन उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उसका एक इनपुट होता है, फिर उसका एक प्रोसेस होता है और फिर उसका आउटपुट होता है, राइट? तो उसको डिस्कस करने के बाद आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एसएलओ देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आज हमने पढ़ना क्या है। So in today's lecture, you will be able to classify and study the food and cash crops of Pakistan with reference to human and physical factors: wheat, rice, sugarcane, cotton, tobacco, oil seeds, millet, corn and pulses. यानी कि आपने जब कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, तो वो ये तमाम क्रॉप्स हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी जो है वो हमारे लिए फूड क्रॉप्स हैं, यानी कि खुराक वाली जो है वो क्रॉप्स है, और दूसरी हम देखेंगे कि कौन सी हमारी जो है वो कैश क्रॉप्स है। ठीक है, तो इस चीज को यानी कि गजाई और नकद आवर फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे, और इन्हीं फसलों को जो आपके एसएलओ में दी गई हैं, इन्हीं को हम डिवाइड कर देंगे, और फिर हम उसमें ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स दोनों को देखेंगे, राइट? फिजिकल फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, तो हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि एक ज़रई मुल्क है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसमें बात किसकी होती है जब एग्रीकल्चर की बात हो रही है? तो या आप लाइव स्टॉक की बात करेंगे, ठीक है, या आप फसलों की बात करेंगे। तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनको दो कैटेगरीज में रखते हैं हमेशा। इसकी ये दो कैटेगरीज हैं, टाइप्स ये नहीं होती हैं। टाइप्स दूसरी थी, वो जो हम पहले पढ़ रहे थे। ये क्या है? ये फसलों की दो तरह की कैटेगरीज हैं कि जो भी फसलें आप उगाएंगे वो या तो आपको नकदी प्रोवाइड करेंगी या आपकी खुराक का सबब बनेगी। बाज फसलें दोनों कैटेगरीज में आती हैं। लेट सपोज गंदम की अगर मैं बात करूं या शुगर केन की मैं बात करूं, तो वो आपकी खुराक का हिस्सा भी है और वो आपके लिए नकदावर फसल भी है, क्योंकि आप उससे रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं। तो इन्हीं फसलों को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स की बात करेंगे कि कौन सी जो फसलें हैं वो ग़िज़ाई फसलें हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप ग़िज़ाई फसलों को नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं फर्दर। सो अ क्रॉप इज अ टाइप ऑफ प्लांट cultivated for the primary purpose of producing food for human and animal consumption. ठीक है, अब क्या है कि ग़िज़ाई फसल कोई भी ऐसी फसल है जो कि इंसानों के इस्तेमाल के लिए खुराक पैदा करने के बुनियादी मकासद को पूरा करती है। आपकी खुराक की तमाम जो चीजें हैं वो पूरी हो गई उस फसल से, और आपकी खुराक को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ फसलें इस्तेमाल होती हैं। नाम ले सकता है कोई? चावल, गंदम की फसल, बिल्कुल, चावल, दाल। शाबाश शाबाश, ये तमाम दालें, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये ग़िज़ाई फसलें हैं हमारे लिए। तो इन्हीं ग़िज़ाई फसलों में सबसे अहम, रोटी सबको चाहिए, वो फिर चाहे आप ब्रेड की फॉर्म में खाएं, नान की फॉर्म में खाएं, या फिर उसको जो है वो आप रोटी बनाकर या दलिया बनाकर खाएं, ठीक है। वीट बहुत अहम चीज है, और पाकिस्तान में खास तौर पे आप मेन जो फूड क्रॉप है आप उसको वीट ही कहेंगे, ठीक है। चाइना में आप चावल कह सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में क्या है? वीट, गंदम, ठीक है। तो अगर गंदम की बात करें और इसमें हम सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें, तो वीट इज अ स्टेपल फूड इन पाकिस्तान, डीपली रूटेड इन द कल्चर एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस। जो मैं आपको कह रही हूँ कि डीपली रूटेड क्यों है, कि आपका जो खुराक का मेन दारोमदार है वो इसी फसल के ऊपर है, चावल के ऊपर नहीं है। चावल है, बहुत अहम है, लेकिन हफ्ते में कितनी दफा पकता है आप कहेंगे? गंदम आपको रोज चाहिए, right? So it is a major source of carbohydrates and is used for making chapatis, a fundamental part of Pakistani's diet. अब ये हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा है कि हमारे कल्चर में रोटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मुख्तलिफ ममालिक है जहां पर वीट की इतनी प्रेफरेंस नहीं है एज एन फूड क्रॉप, वहां मुख्तलिफ और क्रॉप्स होंगी या कोई और डाइटरी सप्लीमेंट होगा जिसको वो यूज करेंगे। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट की मेन
जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर। या आप बायो में भी पढ़ते होंगे, अगर आप सब्जेक्ट है आपका बायो का, तो मेन आपकी जो बॉडी की कॉम्पोजिशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कार्ब्स से होती है। और हमारे लिए रोटी, या जिसको आप कह सकते हैं व्हीट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि, या कौन से ऐसे तबई खदोखाल हैं जिनके लिए, जहां पे वीट जो है वो ग्रो की जा सकती है और उसको जरूरत होती है उनकी। सबसे पहले तो टेम्परेट क्लाइमेट होना चाहिए, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, ये एक टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर ग्रो करती है। कूल टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन आर वेल सूटेड फॉर वीट कल्टिवेशन। कब बोई जाती है वीट, पता है आप लोगों को? कटाई की बात नहीं हो रही, कटाई तो गर्मियों के सीजन में ही जरा सी होती है, जरा गर्मियां शुरू हो रही होती है। बोते कब है गंदम को? जरा सा ठंडा मौसम होता ना, तो फिर इसकी जो है वो, इसको बोना शुरू कर देते, तो थोड़े ठंडे सीजन में ये ग्रो करती है। और उसके बाद पकती कब है? जब सर्दियों धूपे लगती के है एंड इसको। में, जी, सर्दियों के एंड पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी, जरा सर्दी का ही मौसम होता है अभी, जब आप इसको बोना शुरू कर देते हैं। अभी नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा सर्दी है, अभी तो कोई भी क्रॉप्स नहीं वो होंगी, तो फिर इसको बोया जाता है। और फिर ये जब तक ग्रो हो जाती है, हरी हरी होती है, और फिर ऐसी जब होती है तो सख्त धूपों का टाइम आ जाता है, गर्मी आ जाती है, और फिर ये पकती है। तो ये एक निजाम है इसका, इस तरीके से ये होती है। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल इज आइडियल फॉर wheat. Regions with fertile soil such as plains of Punjab are major wheat producing areas. अब जो आपका ये पंजाब का एरिया जहां हम रह रहे हैं, ये बेहतरीन मौसम है इसकी काश्तकारी के लिए। और इसके लिए लूमी सॉइल कहते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए। और इसके अलावा पानी भी इसको एडिक्वेट चाहिए होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। चावल की तरह, चावल बहुत ज्यादा खड़े पानी के अंदर ग्रो करता है, ये खड़े पानी में ग्रो नहीं करता, बट इट नीड्स, द एरिया नीड्स टू बी वेल इरिगेटेड, राइट। उसके बाद आ जाता है चावल। सेकंड नंबर पे हमारी प्रायोरिटी होती है चावल की। हफ्ते में 2 एक बार तो चावल बन ही जाते हैं सबके घरों में, ठीक है, नहीं तो एक दफा तो जरूर हफ्ते में बनते हैं। ठीक है, तो चावल भी एक बहुत अहम जो है वो फूड क्रॉप है। ना सिर्फ आप इसको खाते हैं, बल्कि और बहुत सी प्रोडक्ट्स के अंदर भी चावल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके ह्यूमन फैक्टर्स की, तो क्या है कि राइस इज अ वाइटल फूड क्रॉप इन पाकिस्तान, स्पेशली इन द पंजाब एंड सिंध रीजन। इट इज फेवर्ड फॉर ट्रेडिशनल डिशेज लाइक बिरयानी एंड पुलाव, राइट, सबके घरों में बनती है। तो ये आपके ह्यूमन वो हो गया कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें, राइट। ये आपका ह्यूमन जो है वो फैक्टर हो गया। अब फिजिकल फैक्टर्स क्या है कि चावलों को किस चीज की जरूरत है। अब चावलों के लिए मौसम कैसा होना चाहिए? राइस कल्टीवेशन रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर्स। सियालकोट, ये हब्सज़दा माहौल जो होता है ना, वहां पर चावल ह्यूमिड वार्म टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। ठंडे इलाकों में ये ग्रो नहीं करता। तो ये जो आपके पंजाब के हब्सज़दा इलाके ना, गुजरांवाला, सियालकोट, जहां पे बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं, ये वहां बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। एंड abundant water, the Indus Valley with its extensive irrigation system is conducive rice farming. Proximity to water sources such as rivers and canals is a crucial for rice cultivation, making regions Sindh and Punjab suitable, right? तो इस तरीके से आपके पानी जहां खड़ा हुआ हो, खूब पानी के अंदर ये फसल खड़ी रहती है, ठीक है। और इसके अलावा जहां बारिश बहुत ज्यादा हो, पानी से नजदीक होना चाहिए इस इलाके को, और गर्म और ह्यूमिड इलाका होना चाहिए, फिर आपका चावल बेहतरीन किस्म का पककर तैयार होगा। ये इसके फिजिकल फैक्टर्स हो गए। अब आ जाते हैं मिलेट, कॉर्न एंड पल्सेस। मिलेट क्या होती है? ये मिलेट है, ये उसकी फसल है, किसी ने देखी हो ओरिजिनल? जवार, जवार को कहते हैं मिलेट्स, ठीक है। ये भी बहुत जो है वो इस्तेमाल होता है, लोग जवार की रोटी भी खाते हैं, मिलेट की रोटी भी लोग अक्सर जो है वो पकाकर खाते हैं। तो बर्ड्स को भी दिया जाता है ये, ठीक है। सो मिलेट्स, कॉर्न यानी कि आप लोगों को मकई का बड़ी अच्छी तरह पता है, और पल्सेस यानी कि दालें, आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ पाकिस्तानी डाइट, प्रोवाइडिंग क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द टू द पॉपुलेशन। अब उसके बाद अगर फिजिकल फैक्टर्स की बात आ जाए, तो ये क्रॉप्स जो है दे आर वर्सटाइल एंड कैन अडेप्ट टू वेरियस क्लाइमेट्स। आराम से किसी भी क्लाइमेट के अंदर ये ग्रो कर सकती है। मिलेट्स एंड कॉर्न्स थ्राइव इन वार्मर रीजन्स, व्हाइल पल्सेस आर अडेप्टेबल डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। कुछ पल्सेस जो है समटाइम्स वो डेजर्ट रीजन्स में भी ग्रो करती है, जैसे कि अगर मैं चिक पीस की बात करूं, चना है ना, वो रेतले इलाकों में बेहतर ग्रो करता है। तो पल्सेस के लिए ये है कि ये कहीं पे भी अडेप्ट करके ग्रो कर जाती है, आप इसको वो कंडीशन प्रोवाइड कर दें। लेकिन आपके जवार यानी कि मिलेट और कॉर्न जो है ये गर्म इलाकों में ही ग्रो करता है।
and these crops can grow in different soil types contributing to widespread cultivation across the regions of Pakistan. तो ये ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में ये ग्रो की जाती हैं जहां भी फिजिबल टेम्परेचर या इनकी लिए ग्रोइंग सीजन जो है वो बेहतर हो वहां ये ग्रो कर जाती हैं. अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कैश क्रॉप्स की. अब कैश क्रॉप्स क्या हैं? ये हमारी नकदावर फसलें हैं और नकदावर फसलें क्या होती हैं? ये हमें मुनाफा फराहम करती हैं. ठीक है, और आप इनको ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क जो है इनको फरोख जो है वो करते हैं. और ये हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का एक तरीके से हिस्सा है कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो कैसे करती है जब आप इनको बेचते हैं चीजों को. ठीक है, इन क्रॉप्स को ग्रो बेचते हैं. सो नकदावर फसलें ऐसी फसलें हैं जो जाती इस्तेमाल के बजाय मुनाफा या फरोख करने के बुनियादी इरादे से लगाई जाती हैं. ये फसलें तिजारती मकासद के लिए काश्त की जाती हैं और इनकी फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी किसानों के लिए अहम जरिया माश होती है और मुल्क की मैशियत में हिस्सा डालती है. ठीक है, तो इनको स्पेशली किस लिए ग्रो किया जाता है? इनको ट्रेड के लिए ही ग्रो किया जाता है. अब इनमें अगर सबसे पहले बात की जाए तो शुगर केन की बात की जाएगी, यानी कि गन्ना. अब गन्ना जो है ये अगर इसकी हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो शुगर केन कल्टीवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन सर्विंग एज अ मेजर कैश क्रॉप यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर मोलेसेस. ये मोलेसेस है. चीनी बनाने का जो तरीका होता है ना, जब चीनी बनती है गन्ने से तो उसके अंदर से इतना सारा रेजिड्यू निकलता है और वो सारा यूज हो जाता है. ठीक है, इसमें से ये मोलेसेस निकलता है चीनी बनाते हुए. चीनी तो सबसे एंड प्रोडक्ट होता है जो बिल्कुल रिफाइन कर देते हैं आप इसका जो वो पानी होता है ना, जो रस होता है गन्ने का, बिल्कुल जब उसको रिफाइन आप कर देते तो उसके अंदर से चीनी निकलती है. बीच में ये मोलेसेस निकलता है, जेगरी यानी कि गुड़ निकलता है इसके अंदर से. फिर इसके अलावा एथेनॉल निकलता है इसके अंदर से. और ये तमाम चीजें यूज होती हैं और आप ये देखें ये तमाम चीजें ही नफा देती हैं आप लोगों को. ठीक है, तो गन्ने को जहां से आप इसको शुरू करते हैं ना, इसके रस बनाने से लेकर और चीनी बनाने तक तमाम चीजें आपको जो है वो फायदा ही देती हैं. तो गन्ना एक बहुत अहम फसल है. सो अगर इसकी फिजिकल फैक्टर्स की बात करें कि ये कहाँ ग्रो करता है, तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ग्रो करता है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है? जो कि वार्म, ह्यूमिड और थोड़ा गीला भी होता है, जहां बारिशें एम्पल होती हैं, एडिक्वेट होती हैं, ज्यादा होती हैं. So the plains of Punjab and Sindh provide favorable conditions for sugarcane cultivation. Adequate water supply, often from the Indus River, is essential for the growth of sugarcane. So दरिया का जो पानी है, बारिशों का पानी जो पंजाब में आता है मानसून में, ये तमाम जो है ये आपके गन्ना लगाने के लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस देता है कि यहाँ गर्म कंडीशंस भी हैं, ह्यूमिड कंडीशंस भी हैं और गन्ना बड़ा अच्छा ग्रो कर सकता है. और फिर इससे आप बड़ी अच्छा जो है वो ट्रेडिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद आ जाती है कॉटन यानी कि कपास. ठीक है, अब कॉटन को रुई नहीं लिखना किसी ने, कॉटन जब कहेंगे तो कपास की बात हो रही है क्योंकि फसल है, कपास की फसल. ठीक है, अब कपास में अगर हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो क्या ह्यूमन फैक्टर्स हैं? और ये बहुत, पाकिस्तान ग्लोबली बहुत अच्छी कॉटन प्रोड्यूस करता है और बड़ी रिफाइंड कॉटन पाकिस्तान से प्रोड्यूस होती है. अब कॉटन भी जहां से ये शुरू होती है, यहां से काश्त करने से शुरू करके इसकी बेल्स बनती हैं, गट्ठे बनते हैं इसके, फिर उनसे धागा फैक्ट्री ले जाया जाता है, उससे धागा बनता है, बड़े प्रोसेसेस से ये गुजरता है. और ये रॉ मटेरियल से लेके धागा बनने से लेके कपड़ा बनने तक तमाम चीजें जो है ये आपकी फरोख्त हो जाती हैं. ठीक है, तो ये आपको जितना आप इसको रिफाइन करते जाएंगे उतना अच्छा आपको इससे नफा मिलता जाएगा. तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो इससे बेहतर होती चली जाती है. तो आप ये देखें कि किस तरीके से ये कैश क्रॉप है. Right? So Pakistan is a global leader in cotton production, with cotton being a significant cash crop used for making textiles and clothing. It plays a vital role in the textile industry. Now, cotton requires a warm climate. The hot summers and moderate winters in Punjab and Sindh create favorable conditions for the cultivation of cotton. अब आपको पता है कि पंजाब और सिंध का जो है वो टेम्परेचर कैसा है, राइट? तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि तकरीबन इसी वजह से ये हमारा जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है पाकिस्तान का, सिंध और पंजाब जो है, और इसी वजह से बलाई पंजाब और जो जरी पंजाब है, दोनों ही जो है ये इसके लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जहां आप अच्छे से काश्तकारी जो है वो कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टबैको, यानी कि उर्दू में क्या कहेंगे इसको? तंबाकू. ठीक है, ये देखिए तंबाकू नजर आ रहा है आपको. अब तंबाकू सिर्फ सिगरेट में इस्तेमाल नहीं होता, तंबाकू और बहुत सी अद्वियात के अंदर भी इस्तेमाल होता है. और पाकिस्तान में टोबैको भी ग्रो होता है और इसको फिर इंटरनेशनली जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं इसकी. सो टोबैको कल्टीवेशन हैज डिक्लाइंड ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद टोबैको प्रोडक्ट्स. हाउएवर इट इज स्टिल
grown for the tobacco industry, and tobacco cultivation is influenced by warm temperatures. Regions with a hot climate like parts of Punjab support tobacco farming, and specific types of well-drained soil such as sandy loam are preferable for tobacco, and the sustainability of soil is a part of Punjab makes them so suitable for टोबैको कल्टीवेशन। अब इसके लिए गर्म इलाका होना चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, और ये सैंडी सॉइल के अंदर भी ग्रो कर जाता है, और लूमी यानी कि ड्रेन्ड सॉइल होगी, खुश्क होनी चाहिए, बहुत गीली नहीं होनी चाहिए सॉइल, फिर ये वहां ग्रो करेगा। ऑल्दो इसकी जो कल्टीवेशन है अब उसको उसके ऊपर जरा सा कम कर दिया गया है उसको, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं, क्योंकि ज्यादातर ये सिगरेट इंडस्ट्री में तंबाकू नोशी के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टिल ये इसके अलावा भी बहुत सी अद्वयात के अंदर या चीजों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं ऑयल सीड्स। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं जिनके सीड से आप तेल निकाल सकते हैं। उनमें सूरजमुखी सबसे अहम है, सनफ्लावर ऑयल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कॉर्न ऑयल है, ये तमाम जो है ये यूज किए जाते हैं ऑयल के अंदर। सो ऑयल सीड क्रॉप्स एज कैनोला एंड सनफ्लावर आर चोजन बेस्ड एज इकोनॉमिक viability, as the oils they produce are utilized for cooking and industrial purpose. Cool temperatures during the growing season are used for the growing of this crop. The temperate climate of the certain regions like पोठोहार प्लेटो इज सूटेबल। अब कैसा ठंडा इलाका होना चाहिए, तो ये थोड़े से आपको फुट हिल्स की तरफ मिलेंगे, जहाँ पोठोहार प्लेटो है, इस्लामाबाद वाला इलाका है, तो ये उन साइडों पे ऊपर आपको, या खैबर पख्तूनख्वा का जो ठंडा इलाका है वहां आपको ये ऑयल सीड्स की ग्रोथ ज्यादा नजर आएगी। और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, गुड फर्टिलिटी होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, एंड द पोठोहार प्लेटो एंड द पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वही जो मैं आपको कह रही थी, वहां इसको जो है वो ग्रो किया जाता है। और इसको वाइडली जो है वो ना सिर्फ कुकिंग इंडस्ट्री में बल्कि इंटरनेशनली रॉ फॉर्म में भी सीड्स को किया जाता है, क्योंकि बाज लोग रॉ सीड्स भी खाते हैं और कुछ इनसे तेल भी निकालते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं ये। और यही थे जो तमाम आपके एसएलओ के हिसाब से हमने आज मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं उनको फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में डिवाइड किया। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपकी खुराक और नकदी दोनों जो है वो इस तरीके से पूरी हो जाती है, राइट? ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर इजी था, इसको सिर्फ रीड आउट कीजिएगा, इसके साथ जो है आपको वर्कशीट मिलेगी, उसको कंप्लीट करना है आपने। रीडिंग मस्ट है, रीडिंग करेंगे आपको उसके बाद किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो मेरा ख्याल है सबको लेसन समझ में आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।